मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है भारत की जनजातियाँ। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। आदिवासी शब्द का अर्थ मूल निवासी होता है। पुरातन लेखों में आदिवासियों को आत्विका और वनवासी भी कहा गया है। संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का उपयोग किया गया है। जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था, लेकिन आज ये इसकी मुख्य धारा से अलग है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक शब्द है, जिसके लिए भारतीय संविधान में कुछ विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं। 1960 में चंदा समिति ने अनुसूचित जनजाति में किसी भी जाति या समुदाय को शामिल करने के लिए 5 मानदंडों को निर्धारित किया, जिसमें भौगोलिक अलगाव, विशेष संस्कृति, जनजातियों की विशेषताएं, पिछड़ेपन और उनका स्वभाव का शर्मीलापन शामिल है। भारत में 461 जनजाति हैं, जिनमें से 424 अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक और वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। भारत को जनसंख्या के वितरण और विविधता के आधार पर 7 जनजाति क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तरी क्षेत्र। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उप हिमालय, उत्तर प्रदेश और बिहार इसमें सम्मिलित हैं। लाहौल, लेप्चा, भूटिया, थारू, बक्सा, जैनसारी, खाम्पा, भोक्सा, गुजर और कनूता इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां हैं। ये सभी जनजातियां मंगोलाइट नस्ल से संबंध रखती हैं। दूसरा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी जनजाति मंगोलाइट नस्ल से संबंध रखती हैं। मिजोरम में लुसाई, कुकी, गारो, खासी, जयंती और मिकिर जनजातियां हैं। नागालैंड में नागा, कुकी, मिकिर और गारो जनजातियां हैं। मेघालय में गारो, खासी और जयंती जनजातियां मिलती हैं। सिक्किम में लेप्चा, भूटिया, लिम्बू और तमांग। त्रिपुरा में चाकमा, गारो, खासी, कुकी, लुसाई, लियांग और संथाल। अरुणाचल प्रदेश में दफला, खमपटी और सिंगोफो। असम में बोरो, कछारी, मिकिर, लालूंग और हाजोंग। मणिपुर में मेडिस, पंगल, नागा जनजातियां और कुकी जनजातियां मिलती हैं। इन जनजातियों की साक्षरता दर उच्च है। तीसरा है केंद्रीय क्षेत्र। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी आंध्र प्रदेश की जनजातियां सम्मिलित हैं। दक्षिणी क्षेत्र मध्य और दक्षिणी घाटियां, जो कि 20 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में विस्तृत हैं, इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसमें पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी तमिलनाडु और केरल आते हैं। तोदा, कोटा और बगदा नीलगिरी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है। कुरुम्बा, कादर, पैनियन, चेंचू, अलेर, नायक और चेट्टी इस क्षेत्र की अन्य प्रमुख जनजातियां हैं। पांचवा है पूर्वी क्षेत्र। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार इसके अंतर्गत आते हैं। उड़ीसा की जनजातियां जुआंग, खारिया, खोन, भूमिज उड़ीसा की प्रमुख जनजातियां हैं। मुंडा, ओरन, संथाल, हो, बिरहोर झारखंड की जनजातियां हैं। ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की हैं, जिनमें कोल और मुंडा भाषा बोली जाती है। पश्चिमी क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी आंध्र प्रदेश की जनजातियां इसके अंतर्गत आती हैं। भील, गरासिया, मीना, बंजारा, सांसी, सहरिया राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। महादेकोली, बाली और दबाला गुजरात की प्रमुख जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति जयंती है। द्वीप क्षेत्र अंडमान और निकोबार
और लक्षद्वीप समूह की जनजातियाँ इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। शाम्पेन, ओंगे, जरवा, सनालिली अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियाँ हैं जो कि वर्तमान में धीरे धीरे लगभग विलुप्त हो रही हैं। ये निग्रिडो नस्ली समूह से संबंधित हैं। भारत के इन विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियाँ की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला, ये आज भी सामाजिक संपर्क स्थापित करने में अपने आप को सहज नहीं पाती। इस कारण ये सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव, भूमि अलगाव, अस्पृश्यता की भावना महसूस करती है। इसी के साथ इनमें शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, पोषण संबंधी सुविधाओं से वंचन की भी स्थिति दिखाई देती है। दूसरा, आज भी जनजाति समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है जिससे कि आम बोलचाल की भाषाओं को भी नहीं समझ पाते। सरकार की कौन सी योजनाएं हैं इनकी जानकारी इन्हें नहीं हो पाती और जिसके कारण ये सामाजिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। तीसरा, इनकी प्रमुख समस्या गरीबी और ऋणग्रस्तता है। आज भी इन जनजातियों के समुदायों का एक तबका ऐसा है जो कि दूसरों के घरों में काम कर अपना जीवन यापन कर रहा है। माँ बाप की आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाते और पैसों के लिए इन्हें बड़े व्यवसायी और दलालों को बेच दिया जाता है जिससे ये बच्चे समाज के घृणित कार्य को अपनाने हेतु विवश हो जाते हैं और इसी कारण इन्हें मानव तस्करी का भी सामना करना पड़ता है। लड़कियों को वेश्यावृत्ति जैसे घिनौने दलदल में धकेल दिया जाता है। चौथा, इन जनजातियों को अछूत और अनार्य मानकर समाज से बेदखल कर दिया जाता था। प्रारंभ में सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश और पवित्र स्थानों के उपयोग पर इनमें प्रतिबंध भी लगा दिया जाता था और आज भी इनकी स्थिति यही है। पांचवा, ये जनजातियाँ ऐसे इलाकों में निवास करती है जहाँ तक बुनियादी सुविधाओं की पहुँच ना के बराबर है और यही कारण है कि ये जनजातियाँ आज भी बाहरी दुनिया से अपना संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही हैं। जनजातियों की प्रमुख समस्याओं को दूर करने के लिए और उनके उत्थान के लिए सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला, संविधान में अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का एक उपबंध है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है। नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को आदेशित किया गया है कि वे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करें। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो, इसके लिए 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी की गई। संविधान में जनजातियों के राजनीतिक हितों की रक्षा की गई है और उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओं और पंचायतों में स्थान भी सुरक्षित रखे गए हैं। तीसरा, सरकारी सहायता अनुदान, अनाज बैंकों की सुविधा, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा की व्यवस्था, छात्रावासों का निर्माण, छात्रवृत्ति की उपलब्धता और सांस्कृतिक सुरक्षा मुहैया कराना इत्यादि भी सरकार द्वारा किया गया है। इसी के साथ केंद्र और राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु अलग अलग विभागों की भी स्थापना की गई है। साथ ही जनजातीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया जो कि इसका एक अच्छा उदाहरण है। चौथा, इन्हीं का परिणाम है कि जनजातियों की साक्षरता दर जो 1961 में 10.3 थी, 2011 की जनगणना के अनुसार 66.1% बढ़ गई है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आयु सीमा और उनके योग्यता मानदंड में भी कुछ विशेष छूट की व्यवस्था सरकार द्वारा दी गई है और की गई है। पांचवा,
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू हुई है। इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। वहीं अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है और भविष्य में होगी। सरकार अपने स्तर पर जनजातियों की स्थिति को सुधारने की दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है, लेकिन शासन के कार्यों में और ज़्यादा तब्दीली की अभी ज़रूरत है। इन योजनाओं का लाभ जनजातियों तक नहीं पहुंच पाता है। इस रुकावट को दूर करने हेतु भी सरकार द्वारा कई प्रयास किए जाने चाहिए और साथ ही सामान्य नागरिकों का भी इसमें योगदान अपेक्षित है।